हेलो देश के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरी तरफ से एक वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सभी की नीट की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं हूँ अभिषेक और मैंने नीट 2021 और 22 को क्रैक किया है विद अ वेरी गुड स्कोर ऑफ लाइक 640। और अब मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नीट बेस्ड एक सीरीज़ जिसमें कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिटेल्ड रीडिंग कराई जाएगी। इसके अलावा आपको दी जाएंगी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेंगी एनसीईआरटी के डाटा को फॉरएवर याद रखने के लिए। इसके अलावा डीपीपी, क्वेश्चन बैंक्स और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम के वीडियो को और जो हमने बेसिकली कल पढ़ा था सबसे पहले मैं उसको आपको रिवाइज करवा देता हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारा कल रह गया था। और आज मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को ख़त्म करूँ और इसके साथ साथ आपको थोड़े क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करा दूँ, क्योंकि इससे पहले तो हमारे पास कुछ कंटेंट ही नहीं था जिस पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता। अब हमारे पास दो टिश्यूज़ है जो हमने पढ़ लिए, एक कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा और एक हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। तो दोनों से मैं थोड़े से क्वेश्चन ले लूँगा 5-10, और इसकी आज कनेक्टिव टिश्यू की एनसीईआरटी भी आपको मैं इस लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। और सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है, कनेक्टिव टिश्यू को नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमारे पास दो टिश्यूज़ को या दो ऑर्गन्स को हमारे पास क्या करते हैं, कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल मैंने दिया था ब्लड। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और हमारे पास मोस्ट अबंडेंट होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसके बेसिकली फंक्शंस के बारे में, और फंक्शंस में मैंने आपको बताया था कि ये कनेक्ट करने का काम करता है, इसके अलावा प्रोटेक्ट करने का काम करता है, पैकेज करने का काम करता है, पैकेजिंग करता है, इंसुलेशन करता है हमारे पास और सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। फीचर्स में हमने सबसे पहले मैट्रिक्स को डिस्कस करा था और मैट्रिक्स में हमने ग्राउंड सब्सटेंस को डिस्कस करा था। और ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जेल लाइक होता है। इसके अलावा ही हमारे पास इसके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं और हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसके बाद मैंने फाइबर्स के बारे में बताया था, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था हमारे पास फाइबर्स के बाद सेल्स के बारे में, ठीक है। हमने डिस्कस करा था फाइब्रोब्लास्ट सेल के बारे में, एडिपोसाइट्स के बारे में, मैक्रोफाजिस के बारे में, प्लाज्मा सेल्स के बारे में और हमारे पास मास्ट सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। मास्ट सेल्स में मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, तीन चीज़ थी जो बेसिकली आपस हिस्टामिन था, सेरोटोनिन था और हमारे पास हिपैरिन्स था। हिपैरिन्स एंटीकोएगुलेंट था, हिस्टामिन हमारे पास वेजोडाइलेटर था और हमारे पास सेरोटोनिन वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर था, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था बेसिकली उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। लूज में हमने पढ़ा था दो एरियोलर को और हमारे पास एडिपोज को, और हमने डेंस में पढ़ा था हमारे पास एक तरीके से रेगुलर को और इरेगुलर को, ठीक है। एरियोलर के अंदर हमने पढ़ा था कि सभी तरीके के सेल्स होते हैं। मैट्रिक्स के बारे में कुछ स्पेशल नहीं था। बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है, इंटेग्यूमेंट्स और हमारे पास मसल्स को ये ज्वाइन करने का काम करता है। इसके बाद हम आए थे एडिपोज टिश्यू के ऊपर, और एडिपोज में हमने पढ़ा था कि हमारे पास इसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है, एडिपोसाइट्स होते हैं, ठीक है। एडिपोसाइट्स के अंदर पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा पेरिफेरी के पास होता है बेसिकली हमारे पास। और हमने इसके बारे में पढ़ा था इसके कि जो फैट है बेसिकली किस चीज़ का काम कर सकते हैं, इंसुलेशन का, शॉक एब्जॉर्प्शन का, एनर्जी प्रोवाइड करने का बेसिकली यहाँ पर ये फंक्शन कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज़ भूल गया था, मैंने आपको बताया तो था, लिखवाना भूल गया था मैं, ठीक है, जो कि था एडिपोसाइट्स के, एडिपोज टिश्यू के एग्जाम्पल्स है ना। इसके एग्जाम्पल्स बेसिकली कहाँ ये प्रेजेंट होता है वो मैं बताना भूल गया था। एक्चुअली मैंने आपको बताया था बीच बीच में, लेकिन लिखवाना मैं भूल गया था, है ना। तो एडिपोज जो टिश्यू होता है वो कहाँ होता है, सबसे पहली बात तो बीनीथ द स्किन, ठीक है, बीनीथ द स्किन, ठीक है, बीनीथ द स्किन। और हमारे पास यहाँ पर होता है इसके अलावा हमारे पास अराउंड ऑर्गन्स, ठीक है ना, जो भी हमारे पास विजुअल ऑर्गन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एग्जांपल भी दिया था मैंने इसका, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया या फिर हमारे पास जो एब्डोमिनल ऑर्गन जिन्हें हम विजुअल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर होता है, स्किन के नीचे होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आता है इसका बोन मैरो, लेकिन वो उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल ज़रूरी है तो इसे पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हम आए थे हमारे पास डेंस की तरफ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था रेगुलर की तरफ। रेगुलर में हमने पढ़ा था टेंडेंस के बारे में, टेंडेंस मसल्स और बॉन्स को कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट्स हमारे पास क्या करते हैं, बोन्स और बोन्स को हमारे पास कनेक्ट करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर भी मैं भूल गया था एक्स्ट्रा, हालांकि आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करना, ठीक है। टेंडेंस और लिगामेंट्स, ठीक है, लिगामेंट्स दोनों में हमारे पास क्या होती है, कोलेजन फाइबर्स होती हैं, कोलेजन फाइबर्स होती हैं, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरी पॉइंट नहीं है ना, मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, आपकी नीट में भी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप एक तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। टेंडेंस और लिगामेंट के अंदर हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो एडिपोज टिश्यू हो गया हमारे पास
रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इरेगुलर की तरफ बात करें तो मैंने बताया था डर्मिस में प्रेजेंट होता है। रेगुलर और इरेगुलर के अंदर मैंने फ़र्क बताया था आपको कि रेगुलर के अंदर फाइबर्स रेगुलरली अरेंज्ड होती हैं और इरेगुलर के अंदर फाइबर्स हमारे पास इरेगुलरली हमारे पास अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू और इसे ख़त्म करते हैं। और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बताया था कि 2 टिश्यूज़ आते हैं। सबसे पहले आता है कार्टिलेज और हमारे पास बोन्स, ठीक है ना। इसके अलावा फ्लूइड भी आता है, लेकिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम इसमें नहीं पढ़ने वाले इस चैप्टर में। उसे हम पढ़ेंगे हमारे पास सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, ब्लड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, 2 टिश्यू होते हैं फ्लूइड में, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्टिलेज के बारे में। और कार्टिलेज के बारे में, और एक चीज़ जो सभी को पता है इसके बेसिकली फीचर्स के बारे में, कि ये सॉफ्ट होता है और प्लाएबल होता है ना। बोन से हमारे पास थोड़ा सॉफ्ट होता है और प्लाएबल का मतलब होता है कि ये हमारे पास एक तरीके से अपनी शेप को चेंज कर सकता है ना, थोड़ा बहुत एक तरीके से अपनी शेप को हमारे पास क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। बोन्स की तरह नहीं होता, जैसे बोन्स होती है हमारे पास स्टिफ होती है, बोन्स हमारे पास अपनी शेप को चेंज नहीं करती। ये हल्का फुल्का हमारे पास अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं और बोन से हमारे पास थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ठीक है, जैसे अपने कान को देखो तो कान के अंदर भी इसके यहाँ पास क्या होता है, कार्टिलेज होता है। तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, अपनी शेप को चेंज भी कर सकता है और इसके अलावा हमारे पास क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है बोन से। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर तो मैं ये लिख देता हूँ कि सॉफ्ट एंड प्लाएबल, मतलब अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फीचर हो गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो NCERT इसके बारे में बताती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो चेंज हो जाता है हमारे पास बोन्स के अंदर। ठीक है ना, बोन्स के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑसिफिकेशन प्रोसेस, ऑसिफिकेशन। ठीक है ना, ऑसिफिकेशन जो ऑसिफिकेशन वर्ड होता है बेसिकली यहाँ पास बोन से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, हाँ, जो ऑसिन वर्ड होता है बोन से रिलेटेड होता है। तो कार्टिलेज से बोन बन गई, यानी ऑसिफिकेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है ना, तो जो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर कार्टिलेज होता है ना, जब हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद वो ज़्यादातर कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास बोन्स के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उस कार्टिलेज का क्या हो जाता है, हमारे पास ऑसिफिकेशन हो जाता है। NCERT की बेसिकली यहाँ पास लाइन थी। ठीक है, कि जितना भी हमारे पास ज़्यादातर जो हमारी बॉडी के अंदर कार्टिलेज होता है वो किस में चेंज हो जाता है, बोन्स के अंदर। ठीक है, तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि जब उसे बोन के अंदर ही चेंज होना था तो ये कार्टिलेज शुरुआत से बोन क्यों नहीं था, है ना। तो इसका एक स्पेसिफिक रीज़न होता है कि मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। जब आप रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ोगे तब समझ आएगा थोड़ा बहुत, है ना। तो मैं हल्का फुल्का से यहाँ पर बेसिकली समझा देता हूँ। मान लो ये हमारे पास यूट्रस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगी, हमारी सर्विक्स, है ना, मतलब ऑफकोर्स फीमेल्स की सर्विक्स हो गई और ये वेजाइना हो गई। तो होता क्या है कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है ना, ड्यूरिंग पार्चुरेशन हमारे पास क्या हो जाता है कि बच्चा बेसिकली हमारे पास उसका जो हेड होता है वो सर्विक्स से टकराता है। इस सर्विक्स से बेसिकली यहाँ पास क्या करेगा, टकराएगा, जिसकी वजह से होता क्या है हमारे पास कि एक रिफ्लेक्स चलता है ना, रिफ्लेक्स एक होती है और उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्स बहुत लंबी सी होती है तो मैं वो समझा नहीं रहा हूँ। तो होता क्या है कि जैसे ही हेड ये बेसिकली यहाँ पर सर्विक्स को टच करेगा तो होगा क्या कि बेसिकली हमारे पास अल्टीमेटली ये सर्विक्स डायलेट हो जाएगी, है ना। सर्विक्स क्या हो जाएगी, हमारे पास डायलेट हो जाएगी। और कितना डायलेट हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली कितने सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स। और इसके अंदर से बेसिकली क्या होगा, हमारे पास हेड क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास पूरे जो बेबी है वो हमारे पास क्या करेगा, इस बर्थ के नाल से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब उस यूट्रस से बेसिकली यहाँ पास क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये जो इसका हेड है बेसिकली, है ना, उसके अंदर सारी की सारी बोन्स प्रेजेंट होंगी, इसकी पूरी बॉडी के अंदर अगर बोन्स प्रेजेंट होंगी तो वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पाएंगी और निकलने की जगह बेसिकली जो है वो हमारे पास सिर्फ 10 सेंटीमीटर से काफ़ी छोटी है। तो होता क्या है कि इसके अंदर हमारे पास नेचर कार्टिलेज दे देती है और कार्टिलेज प्लाएबल होता है, जिसकी वजह से अपनी शेप को चेंज कर सकता है और आराम से ये क्या कर सकता है, इस बर्थ कैनाल से हमारे पास निकल सकता है। और बाद में क्योंकि कार्टिलेज की ज़रूरत खत्म हो जाती है तो ये कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास बोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास बोन्स के अंदर, क्योंकि बोन्स ज़्यादा स्टिफ और हमारे पास एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो पहला फीचर मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्ट और प्लाएबल होती हैं और हमारी NCERT में दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द जो कार्टिलेज होता है वो बोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर बर्थ हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, है ना, मतलब इसके मैट्रिक्स के बारे में, जो इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और मैट्रिक्स ICM मतलब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कोर्स, ठीक है, ICM इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स होती हैं। ठीक है, फाइबर्स तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी होती हैं, कोलेजन फाइबर्स,
जब मैं आपको कल बता रहा था तो मैंने एग्जांपल में लिखवाया भी था कि कार्टिलेज और बोन्स दोनों के अंदर ही हमारे पास कौन सी फाइबर्स होती हैं, कोलेजन, ठीक है ना, कोलेजन फाइबर्स होती है। तो कोलेजन फाइबर्स होती हैं यहाँ पर हमारे पास। और ग्राउंड सब्सटेंस में आप प्रोटीन याद रख लेना, एक प्रोटीन, ग्राउंड सब्सटेंस में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक है। कॉन्ड्रिन वर्ड ऑफ कोर्स ये बात है सभी को पता है, कॉन्ड्रिन वर्ड जो होता है कार्टिलेज से रिलेटेड होता है, और सीन वर्ड हमारे पास बोन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ड्रिन, ठीक है, कॉन्ड्रिन मतलब कार्टिलेज के अंदर भी इसलिए प्रेजेंट होगा। कॉन्ड्रिन वर्ड हमारे पास कार्टिलेज से रिलेटेड होता है, ठीक है। और ऑसीन वर्ड जो होता है हमारे पास बोन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर हमारे पास प्रोटीन कौन सा होगा, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, और फाइबर्स कौन सी होंगी हमारे पास, कार्टिलेज प्रोटीन, कार्टिलेज फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स कौन सी होंगी हमारे पास, कोलेजन फाइबर्स। सेल्स की बात करें, ठीक है, क्योंकि हम तीन ही चीज़ों को डिस्कस करते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ सेल्स, ठीक। एक तो हमने मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया और दूसरा हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। तो सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो तीन तरीके के सेल्स हमारे पास कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोक्लास्ट, ठीक है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट और कॉन्ड्रियो हमारे पास साइट्स, ठीक है। अब इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, है ना, ये तीन सेल्स में बेस के यहाँ पास इनके फंक्शंस क्या होते हैं। जो कॉन्ड्रियोसाइट्स होता है, ये साइट्स वर्ड का मतलब आपको पता ही होगा, साइट्स का मतलब होता है सेल्स, या और इसको मैं एक तरीके से, और अगर मैं इसको लिखूँ सेल्स की तो हमारे पास यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मैच्योर सेल्स, ठीक है ना। सेल्स के बारे में अगर मैं स्पेसिफाई करूँ कि कौन से सेल्स, तो मैच्योर सेल्स, ठीक है। तो साइट्स का मतलब सभी को पता है मैच्योर सेल्स होते हैं। और अगर मैं लिख दी कॉन्ड्रियोसाइट्स मतलब कार्टिलेज के अंदर जो मैच्योर सेल्स प्रेजेंट है उसे ये बेसली यहाँ पास रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं बेसली यहाँ पास कॉन्ड्रियोसाइट्स कौन से होते हैं, मैच्योर सेल्स होते हैं जो कि कार्टिलेज को फॉर्म करते हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग, ठीक है। कार्टिलेज फॉर्मिंग हमारे पास मैच्योर सेल्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है हमारे पास, कॉन्ड्रियोसाइट्स, मैंने बता दिया। साइट्स का मतलब अब हमारे पास क्या हो जाएगा, साइट्स का मतलब हो जाएगा कि हमारे पास मैच्योर सेल्स, ठीक है। और मैच्योर सेल्स कौन से हमारे पास, जो कार्टिलेज को फॉर्म करते हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ठीक है ना, ब्लास्ट वाले जो सेल्स होते हैं हमारे पास कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ये क्या करते हैं हमारे पास, ये इमेच्योर सेल्स होते हैं। और ये इमेच्योर सेल्स क्या करते हैं हमारे पास, एक तरीके से ये हमारे पास मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं, जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है उसे सिक्रीट करते हैं, ठीक है, उसे हमारे पास क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और कॉन्ड्रियोक्लास्ट हमारे पास कौन से होते हैं, ये कार्टिलेज को खाने वाले सेल्स होते हैं, यानी क्या, कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं, कार्टिलेज ईटिंग सेल्स या डिस्ट्रॉइंग सेल्स, ठीक है ना, ईटिंग सेल्स, ठीक है। इन तीनों को मैं अभी बताऊंगा, इन तीनों के बारे में। अभी सिर्फ इतना याद रखो, जब मैं डायग्राम बनाकर समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है ना। तो सॉफ्ट और प्लाइबल होता है कार्टिलेज, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो होता है वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स। सेल्स हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोब्लास्ट और हमारे पास कॉन्ड्रियोक्लास्ट। कॉन्ड्रियोसाइट्स हमारे पास मैच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट्स हमारे पास मैच्योर सेल्स होते हैं जो हमारे पास कार्टिलेज को फॉर्म करते हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट हमारे पास इमेच्योर सेल्स होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। और कॉन्ड्रियोक्लास्ट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कार्टिलेज ईटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों का फंक्शन तो समझ आ गया, ये ईटिंग सेल्स की हमारे पास क्यों जरूरत है, डिस्ट्रॉइंग सेल्स की क्यों जरूरत है, ठीक है ना। तो इसका रीज़न ये रहा, ठीक है। जैसे अगर मेरे को कार्टिलेज से बोन बनानी है, कार्टिलेज से मेरे को बोन बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, है ना। तो वो डिस्ट्रॉय कौन करते हैं हमारे पास, ये कॉन्ड्रियोक्लास्ट, ठीक है ना। ये क्या करते हैं हमारे पास, कॉन्ड्रियोक्लास्ट क्या करेंगे, इस कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर जो बोन्स वाले सेल्स होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा वो क्या कर देंगे, हमारे पास बोन्स का फॉर्मेशन कर देंगे, है ना। तो कॉन्ड्रियोक्लास्ट की हमारे पास क्यों जरूरत होती है, यहाँ पर इस वाले प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। जब भी मुझे कार्टिलेज से बोन बनाना है तो मुझे कॉन्ड्रियोक्लास्ट की हमारे पास ज़रूरत होती है। तो फिर से एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। फीचर्स, सॉफ्ट एंड प्लाइबल होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऑसिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं इसे, ठीक है। ऑसिफिकेशन के बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उन्होंने ये स्टेप के बारे में लिखा हुआ है कि कार्टिलेज जो है वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। मैं एडिशनल बता रहा हूँ कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है।
इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में आपको पता है ग्राउंड सब्सटेंस होता है, फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स के अंदर आपको पता है कोलेजन फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है, सेल्स की बात करें तो कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट और हमारे पास कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रोसाइट्स में मैच्योर सेल्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट इमेच्योर सेल्स और कॉन्ड्रोक्लास्ट हमारे पास बोन ईटिंग कार्टिलेज ईटिंग सेल्स हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो एक बार नोट करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। अब बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में, है ना। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या बता दिया बेसिकली यहाँ पर सेल्स बना दिए। ये भी सेल है और ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल्स है। और कौन से सेल्स हैं, ऑफ कोर्स की बात है कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज के सेल्स हैं। अब ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या होता है ना, हमारे पास एक स्पेस होती है, ठीक है ना, एक स्पेस एम्प्टी स्पेस होती है हमारे पास, स्पेस होती है। ठीक है, या फिर स्पेस ही लिख लो, एम्प्टी मत लिखो, ठीक है, स्पेस लिख लो सिर्फ। एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं लेक्यूने। ठीक है, इस लेक्यूने के अंदर हमारे पास क्या होता है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका एक स्पेसिफिक फीचर क्या होता है कार्टिलेज का, कि यहाँ पर हमारे पास स्पेस प्रेजेंट होता है, कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, और स्पेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये कार्टिलेज के सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो स्पेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कार्टिलेज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज सेल्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिस कॉल्ड लेक्यूने। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, लेक्यूने, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एक स्पेस के अंदर, है ना, हाँ कैविटी ले सकते हो, इनफैक्ट स्पेस की जगह कैविटी के अंदर बेसिकली यहाँ पास ये क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेक्यूने। इसके बारे में एक स्पेसिफिक पॉइंट था कि कार्टिलेज हमारे पास क्या होते हैं, कार्टिलेज हमारे पास लेक्यूने के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने लेक्यूने दिखा दिया, स्पेस दिखा दी जिसे मैंने लेक्यूने बोल दिया, और इसके अंदर ये क्या होते हैं, हमारे पास कार्टिलेज के सेल्स होते हैं। जो मैंने 3 सेल्स बताए थे उनमें से कोई भी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं बेसिकली हमारे पास कॉन्ड्रोक्लास्ट हो सकते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट हो सकते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर कार्टिलेज का, एक लेक्यूने होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इस एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं, बस एक तरीके से लेक्यूने। तो एक बार नोट कर ले, और कार्टिलेज के बारे में इतना था। इसके बाद इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल्स, ठीक है, सब एग्जांपल्स बेसिकली। तो कार्टिलेज के सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल्स पढ़ते हैं। कार्टिलेज जो होता है वो हमारे पास 3 तरीके का होता है एक्चुअली। एक होता है हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है, एक हो गया हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज। दूसरा हो गया हमारे पास एक तरीके से फाइब्रस कार्टिलेज, और एक हो गया हमारे पास कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो 3 तरीके के कार्टिलेज हो गए हमारे पास, हाइलीन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, और हमारे पास एक तरीके से कैल्सिफाइड हमारे पास कार्टिलेज हो गया। ये ह्यूमंस के अंदर नहीं होता, ये फ्रॉग्स के अंदर होता है। ये दोनों हमारे पास ह्यूमंस के अंदर होते हैं। तो फ़र्क क्या होता है इन दोनों के अंदर, देखो हाइलीन जो होता है वो हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप क्या करो, अपनी टिप ऑफ द नोज़ को हमारे पास पकड़ो, तो टिप ऑफ द नोज़ पर को जब आप पकड़ोगे तो वो आपको थोड़ी सॉफ्ट लगेगी। लेकिन अगर आप नेजल सेप्टम को थोड़ा अंदर की तरफ से पकड़ोगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, वो आपको थोड़ा सा स्टिफ दिखेगा, वहाँ पर वो थोड़ा सा एक तरीके से ऐसा लगेगा जैसे बोन जैसे कुछ है ना। तो हाइलीन कार्टिलेज जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, बोन से तो थोड़ा सा
प्लाइएबल होता है, मतलब थोड़ा मूव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये फाइब्रस कार्टिलेज से हमारे पास थोड़ा ज़्यादा स्टिफ होता है ना, ज़्यादा स्टिफ होता है, ये ज़्यादा हमारे पास प्लाइएबल होता है, ये बहुत ज़्यादा मूव कर सकता है, ये उतना ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, उतना ज़्यादा प्लाइएबल नहीं होता। तो ये थोड़ा सा क्या होता है हमारे पास एक तरीके से, ये हमारे पास क्या होता है, स्टिफ होता है थोड़ा सा, और ये हमारे पास कैसा होता है, थोड़ा सा प्लाइएबल। ठीक है, और मैंने एग्जांपल आपको बताई दिया कि जैसे नोज़ होता है हमारे पास, नोज़ की टिप को पकड़ोगे तो टिप जो होती है हमारे पास थोड़ी सी प्लाइएबल होती है, बहुत ज़्यादा प्लाइएबल होती है इनफैक्ट। और जो नेजल सेप्टम होता है, अगर उसे थोड़ी सी अंदर की तरफ से, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा बाहर की तरफ से पकड़ोगे तो वो तो टिप ऑफ द नोज़ के अंदर ही काउंट होगी, अगर उसे थोड़ा अंदर की तरफ से पकड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वो क्या होती है हमारे पास, टिप ऑफ द नोज से थोड़ी कम प्लाइएबल होती है, थोड़ी लेस प्लाइएबल होती है, इसलिए वो उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है हमारे पास, हाइलीन कार्टिलेज। तो मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूँ। सबसे पहला इसके अंदर एग्जांपल आता है हमारे पास हाइलीन के अंदर, जो मैंने अभी बताया, नेजल सेप्टम। ठीक है, इसके अलावा कॉस्टल, रिब केज के अंदर भी इसके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रिब केज। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास रिब केज की बोन्स होती हैं, ठीक है, और ये हमारे पास एक स्टर्नम होता है। तो इस स्टर्नम से लिंक करने वाला जो कार्टिलेज होता है ना, वो हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज होता है, इसलिए मैंने लिखा है कि कोस्टल रिब केज के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये रिब्स हो गई हमारे पास, स्टर्नम हो गई, और इसे जोड़ने वाला जो कार्टिलेज हो गया वो क्या हो गया हमारे पास, एक तरीके से हाइलीन कार्टिलेज हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। अभी आर्टिकुलर का क्या मतलब है, एक्चुअल में बोन्स से रिलेटेड होता है शब्द आर्टिकुलर। जैसे मेरे पास मान लो ये बोन है, ठीक है, ये मेरे पास क्या होगी, मेरे पास एक बोन हो गई और ये बोन हो गई, ठीक है, ये भी मेरे पास क्या हो गई, एक बोन हो गई। तो होगा क्या कि यहाँ पर बेसिकली यहाँ पास क्या होता है, इन दोनों बोन्स के ऊपर जब ये लिगामेंट इन्हें ज्वाइन करता है ना, तो लिगामेंट से ऊपर भी एक कवरिंग होती है कार्टिलेज की, इस तरफ भी एक कवरिंग होती है कार्टिलेज की, इसे भी बोलते हैं हाइलीन कार्टिलेज, इस तरफ भी होती है बेसिकली यहाँ पास हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है ना। इसके ऊपर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है फिर, और ये बेसिकली एक तरीके से एक जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बोन्स है, बोन्स के ऊपर जो कार्टिलेज है वो कौन सा कार्टिलेज है हमारे पास, आर्टिकुलर कार्टिलेज, या फिर हमारे पास एक तरीके से हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है ना। हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, हाइलीन कार्टिलेज ही होता है, ठीक है। तो तीन तो हो गए हमारे पास, नेजल, आर्टिकुलर, नेजल, कोस्टल, आर्टिकुलर, ठीक है। तो ये तीन में हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज होता है। फाइब्रस के अंदर हमारे पास क्या होता है, फाइब्रस के अंदर दो सब टाइप्स होते हैं, एक तो येलो फाइब्रस होता है, और जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है येलो कलर का होता है फाइबर, ये फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है ना। और वाइट फाइब्रस होता है, वाइट फाइब्रस होता है, ठीक है, वाइट फाइब्रस होता है। येलो फाइब्रस के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, टिप ऑफ द नोज, अभी भी मैंने बताया टिप ऑफ द नोज, ठीक है, टिप ऑफ द नोज हो गया। इसके अलावा हमारे पास ईयर, जो एक्सटर्नल ईयर होता है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर जो होता है हमारे पास वो वाला, और हमारे पास क्या हो गया, टिप ऑफ द नोज हो गया, एक्सटर्नल ईयर हो गया, और हमारे पास हाँ ठीक है एपिग्लॉइटिस, एपिग्लॉइटिस है ना, एक बार स्पेलिंग देख लेना, मेरे ख्याल से एक वो आएगा है ना, एपिग्लॉइटिस, एपिग्लॉइटिस, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना इसकी, एपिग्लॉइटिस की। और वाइट फाइब्रस में कौन सा जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, और इंटर वर्टिब्रल डिस्क, जो इंटरवर्टिब्रल, जो वर्टिब्रे के बीच में हमारे पास डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हमारे पास क्या करता है, पेल्विक गर्डल के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्चुअली प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर, सॉरी प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ होता है, पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो पेल्विक गर्डल की जो दो बोन्स होते हैं बेसिकली, उसे जैसे हमारे पास एक बोन मान लो, एक बोन मान लो, ठीक है, और ये दूसरी बोन मान लो, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर ये वाला कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और जैसा कि मैंने कहा ये प्लाइएबल होता है, तो होता क्या है कि फीमेल्स के अंदर जब बर्थ होती है ना, सॉरी फीमेल्स के अंदर जब क्या होता है, बच्चा पार्चुरेट होता है, बाहर की तरफ आता है, तो होता क्या है कि उनका पेल्विक गर्डल जो होता है थोड़ा सा एक्सपांड करता है, और वो कैसे एक्सपांड करता है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस ये बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, इस प्यूबिक सिम्फाइसिस की वजह से वो क्या होता है हमारे पास एक तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा खुल सकता है ना। तो यहाँ पर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हेल्प करते हैं। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या हो गया हमारे पास, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, येलो फाइब्रस में मैंने क्या बता दिया, टिप ऑफ द नोज, ईयर्स, एपिग्लॉइटिस, और ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि फ्रॉग के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ मैंने बता दिया नेजल सेप्टम, कोस्टल रिबकेज, हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। इतना एक बार देख लेते हैं दोबारा से।
ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कार्टिलेज हो गया। कार्टिलेज में मैंने बताया हाइलिन कार्टिलेज होता है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है, कैल्सिफाइड होता है। और हाइलिन कार्टिलेज के अंदर क्या हो गया, नेजल सेप्टम हो गया, कॉस्टल रिबकेज हो गया, आर्टिकुलर हमारे पास कार्टिलेज हो गया। ठीक है ना, कॉस्टल रिबकेज का मैंने समझा दिया और क्या बोलते हैं हमारे पास एक तरीके से आर्टिकुलर कार्टिलेज का भी मैंने समझा दिया। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास, अच्छा एक और पॉइंट होता है इसके अंदर, लैरिंग्स। ठीक है ना, एक और याद रखना, लैरिंग्स। एक और याद रख लेना, लैरिंग्स। वैसे लैरिंग्स और ये हमारे पास एपिग्लोइडिस के अंदर कौन सा हो जाता है हमारे पास एक तरीके से येलो फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, और आप इसको बता भी सकते हो कि येलो, देखो येलो और वाइट किसे कैसे नाम दे रखा है, फाइब्रस कार्टिलेज है यानी फाइबर्स होंगी। फाइबर्स कौन कौन सी हो सकती हैं, इलास्टिक हो सकती है या फिर हमारे पास एक तरीके से कोलेजन हो सकती है। ठीक है, तो येलो वाली कौन सी होती है, तो मैंने बताया था येलो वाली इलास्टिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी हमारे पास, इलास्टिक आ जाएगी। और वाइट वाली मैंने बताया था कोलेजन होती है, तो यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। हालांकि एक एक्स्ट्रा पॉइंट है मैंने जो बता दिया कि कलर की फाइब्रस कार्टिलेज में कौन कौन सी फाइबर्स हो सकती हैं, पर आप याद कर सकते हो, आसानी है। ठीक है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इलास्टिक का कलर येलो होता है, तो येलो कार्टिलेज में, येलो फाइब्रस कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर्स होंगी। और वाइट वाले के अंदर जो कोलेजन होता है, इसलिए उसका कलर वाइट होता है, तो वाइट वाले में हमारे पास एक तरीके से कोलेजन फाइबर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, तो हाइलिन की बात करें तो नेजल सेप्टम हो गया, कॉस्टल रिबकेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज और हमारे पास लैरिंग्स हो गया। फाइब्रस की बात करें तो फाइब्रस में येलो हो गया, येलो के अंदर इलास्टिक फाइबर्स हो जाएंगे, टिप ऑफ द नोज, ईयर्स, एपिग्लोइटिस में प्रेजेंट होता है। वाइट वाले की बात करें तो कोलेजन पिबिक सिम्फाइसिस में होता है और हमारे पास एक तरीके से इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है। ठीक है, इसके अलावा कैल्सिफाइड हमारे पास फ्रॉग्स के अंदर होता है। तो इसे एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बोन्स पर चलेंगे। अब चलते हैं बोन्स के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं बेसिकली यहाँ पास बोन्स के ऊपर, जो कि हमारा दूसरा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू था, बोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली बोन्स के बारे में बात करते हैं, इसकी नेचर के बारे में। तो आपको पता ही है कि हमारे पास क्या होती है, नॉन प्लाइबल होती है, नॉन प्लाइबल होती है। ठीक है, नॉन प्लाइबल हमारे पास क्या होती है, बोन्स होती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया कार्टिलेज के बारे में, कि कार्टिलेज जो होता है वो अवैस्कुलर होता है। जैसे कि मैं पहले बता ही चुका था कि कार्टिलेज अवैस्कुलर होता है। मैंने वहाँ पर कहा था कि मैं एक बार दोबारा से डिस्कस कर लूँगा, तो कार्टिलेज के अंदर एक और पॉइंट ऐड कर लेना कि वो अवैस्कुलर होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बोन्स के बारे में। तो बोन्स नॉन प्लाइबल होती हैं ऑफकोर्स, है ना, मैंने पहले ही बता दिया कि स्टिफ होती हैं, नॉन प्लाइबल होती हैं। बात करें इसके अगले फीचर के बारे में, तो मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, मैट्रिक्स। और जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोटीन है ना, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर एक प्रोटीन की बात करते हैं। ठीक है, और हमारे पास और क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ग्राउंड सब्सटेंस, और हमारे पास फाइबर्स। फाइबर्स तो आप बता ही सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया फाइबर्स कौन सी होती हैं, कार्टिलेज सॉरी कोलेजन फाइबर्स होती हैं, कोलेजन फाइबर्स होती हैं। हम पहले ही लिख चुके हैं, बार बार लिख चुके हैं। मैंने कार्टिलेज वाले में बताया था कि बोन्स के अंदर और कार्टिलेज के अंदर, दोनों के अंदर हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होती हैं। और प्रोटीन के बारे में मैंने बताया था कि इसके अंदर ऑसिन होता है। ठीक है, कॉन्ड्रिन मैंने बताया था कि कॉन्ड्रिन वर्ड जो होता है कार्टिलेज से होता है, ऑसिन वर्ड हमारे पास बोन से रिलेटेड होता है। तो ऑसिन प्रोटीन किसके अंदर होगा हमारे पास, बोन्स के अंदर, और कॉन्ड्रिन प्रोटीन हमारे पास किसके अंदर होगा, कार्टिलेज के अंदर। फाइबर्स दोनों के अंदर सेम कोलेजन फाइबर्स होती है। ठीक है ना, और ऑसिन के बारे में एक और स्पेशल बात होती है कि आपने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं ना, बोन्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, मतलब बोन्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसका स्पेसिफिक रीज़न ये होता है कि उसके अंदर जो ऑसिन प्रोटीन होता है ना, इसकी खुशबू जो है वो डॉग एक तरीके से सूंघ सकता है ना, और इसकी खुशबू जो है उसे बहुत पसंद होती है डॉग को, इस ऑसिन प्रोटीन की, जिसकी वजह से वो हमारे पास क्या होता है, बोन्स की तरफ अट्रैक्टेड होता है। इस ऑसिन प्रोटीन की वजह से हमारे पास डॉग जो है वो बोन्स की तरफ एक तरीके से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, थोड़ी लाइट चली गई, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो नॉन प्लाइबल हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में मैंने बता दिया, फाइबर्स के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद बात करते हैं सेल्स के बारे में, है ना, सेल्स के बारे में। ठीक है, तो सेल्स इसके अंदर भी तीन ही होते हैं। ठीक है, ब्लास्ट, क्लास्ट और साइट्स। ठीक है, ओइस्टोब्लास्ट, ओइस्टोसाइट्स, ओइस्टोक्लास्ट, ओइस्टोक्लास्ट। ठीक है, ओइस्टोक्लास्ट और ओइस्टोब्लास्ट। वही चीज़, साइट्स मतलब मैच्योर सेल। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मैच्योर सेल्स होते हैं जो बोन्स को हमारे पास बनाते हैं। ठीक है ना, बोन्स को हमारे पास फॉर्म करेंगे। तो मैच्योर सेल्स
मैच्योर सेल्स फॉर्मिंग बॉन्ड्स। ठीक है, और ऑइस्टोक्लास्ट की बात करें तो मैंने बताया था क्लास्ट का मतलब होता है ईटिंग, है ना। साइड्स वर्ड रिलेटेड होता है हमारे पास मैच्योर सेल से। ब्लास्ट हमारे पास इमेच्योर सेल होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, इमेच्योर सेल्स होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है उसे सिक्रीट करते हैं। और क्लास्ट वाले क्या होते हैं, बोन ईटिंग सेल्स। ठीक है, बोन ईटिंग सेल्स होते हैं बेसिकली। और इन ऑइस्टोक्लास्ट के बारे में एक बहुत मतलब एक अच्छी चीज़ है जो आप हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि एक्चुअल में जो फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, आपने नाम सुना होगा, है ना। वो एस्ट्रोजन जब तक रिलीज होता है ना एक्चुअली फीमेल्स के अंदर, ये ऑइस्टोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है ना वो सप्रेस रहती है। ठीक है, और जैसे ऑइस्ट्रोजन बेस के यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तरीके से ऑइस्ट्रोजन बोल लो जो भी है, ठीक है, वो सिक्रीट होना बंद हो जाता है। तभी क्या हो जाता है, ऑइस्टोक्लास्ट एक्टिव हो जाते हैं और फीमेल्स की जो बॉन्ड डेंसिटी है वो हमारे पास कम होना शुरू कर जाती है, क्योंकि ये बॉन्ड्स को हमारे पास खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए फीमेल्स में जो बॉन्ड डेंसिटी है वो हमारे पास कब एक तरीके से घटना शुरू होती है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती रहेगी। और एस्ट्रोजन जो उनके अंदर जो मेन फीमेल हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है बेसिकली, वो हमारे पास एक तरीके से सिक्रीट होना कम होता रहेगा, है ना। वैसे वैसे इन ऑइस्टोक्लास्ट की एक्टिविटी क्या होती है, हमारे पास बढ़ती रहती है। ये हार्मोन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने बस ऐसे एक पॉइंट बता दिया ताकि आपको ये याद रह जाए, बस ऑइस्टोक्लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, वहाँ पर भी वैसे आपने पढ़ लेंगे। बोन्स हमारे पास नॉन प्लाएबल होती है। मैट्रिक्स के बारे में बताया कि ग्राउंड सब्सटेंस में प्रोटीन होगा, ऑइसिन प्रोटीन। फाइबर्स होंगे हमारे पास, कोलेजन फाइबर्स हो जाएंगी। ठीक है, ऑइस्टो जो साइट्स होते हैं, ऑइस्टोसाइट्स। मैच्योर सेल्स होते हैं जो हमारे पास बोन के जो एक तरीके से बोन फॉर्म करेंगे, ऑइस्टोब्लास्ट के बारे में मैंने बताया कि इमेच्योर सेल्स होते हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स को सिक्रीट करेंगे। और ऑइस्टोक्लास्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो बोन को हमारे पास ईट करते हैं, यानी बोन ईटिंग सेल्स होते हैं। और इनकी एक्टिविटी को हमारे पास फीमेल का जो हार्मोन होता है वो हमारे पास क्या करता है, सप्रेस करके रखता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो, उसके बाद बेसिकली आगे चलते हैं। तो शुरू करते हैं बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। बोन्स का स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने कार्टिलेज का पढ़ा ना, तो ये कार्टिलेज से सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे होता है, ऐसा समझ लीजिए, है ना। थोड़ा बहुत नाम होता है जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बाकी ईजी है स्ट्रक्चर। ठीक है, बोन्स का हमारे पास स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि बोन्स बेसिकली हमारे पास बनती कैसे। जैसे मैंने वहाँ समझाया था कि होता क्या है कि बोन्स के जो सेल्स होते हैं हमारे पास, जिन्हें हम ऑइस्टोसाइट्स बोल रहे हैं, ऑइस्टोक्लास्ट बोल रहे हैं, ऑइस्टोब्लास्ट बोल रहे हैं, है ना। तो ये बोन्स के जो सेल्स होते हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास किस में होते हैं, लेक्यूने के अंदर बंद होते हैं। किसके अंदर बंद होते हैं, लेक्यूने के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बंद होते हैं। ये लेक्यूने मैंने बना दिया और इसके अंदर हमारे पास मैंने क्या बना दिया, एक सेल बना दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेक्यूने। ठीक है, लेक्यूने। तो यानी ये जो हमारे पास बोन्स के सेल्स होते हैं ये भी किसके अंदर बंद होते हैं, हमारे पास लेक्यूने के अंदर। अब होता क्या है कि लेक्यूने बहुत सारे मिलकर हमारे पास क्या कर देते हैं, जैसे मैं बना देता हूँ एक बार कि मान लो ये हमारे पास यहाँ पर मैंने एक तरीके से इस वाले शेप को बनाया, तो यहाँ पर भी मैं इसी शेप को बना देता हूँ कि तो शुरू करते हैं आज, है। अब तो शुरू करते हैं बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। बोन्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। बोन्स का हमारे पास क्या होता है स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ते हैं। और जैसे हमने पढ़ा था कार्टिलेज के अंदर कि कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं
लेक्यूने के अंदर बंद होते हैं, एक कैविटी के अंदर बंद होते हैं, वैसे हमारे पास यहाँ पर भी जो इसके सेल्स होते हैं, मान लो मैंने इसका सेल बनाया, ये हमारे पास कोई भी सेल हो सकता है, ओस्टोक्लास्ट हो सकता है, ओस्टोब्लास्ट हो सकता है, ओस्टोसाइट हो सकता है। तो ये हमारे पास जो एक तरीके से इसके सेल्स हैं हमारे पास, वो किसके अंदर बंद होते हैं, लेक्यूने के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मैंने क्या बना दी, एक तरीके से लेक्यूने बना दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, लेक्यूने। तो इसके जितने भी सेल्स होते हैं वो हमारे पास किसके अंदर बंद होते हैं, लेक्यूने के अंदर। लेकिन अगर मुझे बोन को बनाना है तो मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर ले लेता हूँ ओस्टोसाइट्स को। ठीक है ना, किसको ले लेता हूँ, ओस्टोसाइट्स को, क्योंकि हमें पता है कि बोन्स ओस्टोसाइट ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बोन्स बनानी है। ठीक है, तो उन्हें मैं क्या ले लेता हूँ, ओस्टोसाइट्स ले लेता हूँ कि ओस्टोसाइट है। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास, ओस्टोसाइट। तो ओस्टोसाइट किसके अंदर है, बंद हमारे पास लेक्यूने के अंदर। जब इसके जैसे बहुत सारे ओस्टोसाइट मिल जाएंगे ना हमारे पास, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ओस्टोसाइट मिल गए, ठीक है। तो हुआ क्या बेसिकली यहाँ पास कि एक मेरे पास ओस्टोसाइट था, अब मैंने क्या करा, बहुत सारे ओस्टोसाइट्स को ले लिया, उनकी लेक्यूने को ले लिया और उन्हें जोड़ दिया। तो होता क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम बोलते हैं लेमिले। ठीक है ना, लेमिले, ये बेसिकली यहाँ पास क्या बन गया, लेमिले। क्या बन गया हमारे पास, लेमिले। क्या बन गया हमारे पास, एक तरीके से लेमिले। यहाँ पर क्या हो जाता है कि बहुत सारे ओस्टोसाइट मिलकर हमारे पास क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसे हम ओस्टो क्या बोल देते हैं, एक तरीके से हमारे पास लेमिले। यहाँ पर मैं और अच्छे से अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसे करके स्फेरिकल सा दिखा देता हूँ। तो क्या स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पास फॉर्म हो गया, लेमिले। तो जो एक ओस्टोसाइट है वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग ओस्टोसाइट के साथ एक लेमिले का फॉर्मेशन कर लेता है, एक स्फेरिकल सी चीज़ का फॉर्मेशन कर लेता है। ये आपको बेसिकली सर्कुलर सी एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं, लेमिले। और जब ऐसी बहुत सारी लेमिले हमारे पास एक तरीके से जुड़ जाती है तो तब क्या फॉर्मेशन होता है हमारे पास, एक तरीके से हमारे पास एक तरीके से यहाँ पर मान लो कि बहुत सारी हमारे पास एक तरीके से लेमिले। अब मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा लेमिले को, अब मैं सिंपल लेमिले बना देता हूँ। ठीक है, कि मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल लेमिले है, ठीक है, इसके अंदर एक और लेमिले है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया, लेमिले। और जिसके अंदर ही मैंने डॉट दिखाएंगे ये बेसिकली यहाँ पर सेल्स हैं, और बाकी सब क्या हमारे पास एक तरीके से लेक्यूने है। ठीक है, लेक्यूने स्पेसिस हैं बेसिकली यहाँ पास, लेक्यूने है, ये हमारे पास लेक्यूने हो गई। तो ये एक लेमिले हो गई, ये ऊपर वाली एक लेमिले हो गई, और अंदर वाली क्या हो गई हमारे पास, एक लेमिले हो गई हमारे पास। ठीक है ना, ये हमारे पास एक क्या हो गई, एक लेमिले। तो यहाँ पर मैंने क्या दिखाई, दो लेमिले, दो से बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या दिखा दी, लेमिले, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए। तो जब इस तरीके के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओस्टोसाइट ने क्या करा हमारे पास,
ओस्टोसाइट्स ने हमारे पास लेमिले का फॉर्मेशन करा, और लेमिले हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है, इस सिस्टम का एक तरीके से फॉर्मेशन करती है जिसे बोलते हैं हैवार्शियन सिस्टम, हैवार्शियन। ठीक है ना, एक मिनट में स्पेलिंग देख लेता हूँ इसकी। ठीक है, HAVERSIAN, हैवार्शियन सिस्टम। ठीक है, हैवार्शियन सिस्टम का बेसिकली यहाँ पास फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हुआ क्या, ओस्टोसाइट्स ने लेमिले का फॉर्मेशन करा, लेमिले ने हमारे पास क्या करा है, एक तरीके से हैवार्शियन सिस्टम का हमारे पास क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। और अगर दो हैवार्शियन सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं ना, जैसे मान लो मैंने एक हैवार्शियन सिस्टम ये लिया, ठीक है, और एक हैवार्शियन सिस्टम मैंने ये ले लिया, और इन हैवार्शियन सिस्टम्स को मैं क्या करूँ, एक तरीके से एक ये हमारे पास क्या होते हैं, आपस में इस कैनाल के थ्रू हमारे पास जॉइंट होते हैं। ठीक है, एक कनेक्शन होता है इस कैनाल का, इस कैनाल को हम बोलते हैं वोल्कमैन कैनाल, वोल्कमैन कैनाल। ठीक है, एक मिनट में इसकी स्पेलिंग चेक करूँ, कैनाल, वोल्कमैन कैनाल की। ठीक है, वोल्कमैन, वोल्का ये आएगा यहाँ पर, वोल्कामैन। ठीक है, वोल्कमैन कैनाल। तो हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पर ओस्टोसाइट्स ने लेमिले का फॉर्मेशन करा, बहुत सारे ओस्टोसाइट किसके अंदर, सॉरी ओस्टोसाइट किसके अंदर बंद होते हैं, लेक्यूने के अंदर। और यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पर इसने क्या फॉर्मेशन कर दिया, एक तरीके से एक यूनिट का फॉर्मेशन कर दिया जो बोन्स को हमारे पास फॉर्म करेंगी। तो ओस्टोसाइट्स ने किसका फॉर्मेशन करा, लेमिले ने, उसने अपने सराउंडिंग सेल्स के साथ मिलकर क्या कर दिया, एक लेमिले का फॉर्मेशन कर दिया। इस लेमिले ने हमारे पास क्या करा, हैवार्शियन सिस्टम का फॉर्मेशन करा, और इसके अंदर क्या आ गया, हमारे पास ब्लड वेसल्स भी आ गए, और बहुत सारे लेमिले ने मिलकर हमारे पास क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो गया हमारे पास, लेमिले। ठीक है, लेमिले आ जाएगा, लेमिले। ठीक है, लेमिले का हमारे पास क्या करते हैं, फॉर्मेशन। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से हैवार्शियन सिस्टम। ठीक है, और इस हैवार्शियन सिस्टम के बीच में अगर कनेक्शन आ जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं वहाँ पर, एक तरीके से वोल्कामैन कैनाल। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैवार्शियन सिस्टम बेसिकली यहाँ पास कनेक्ट हो जाएंगे वोल्कामैन कैनाल से, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, हमारे पास बोन बन जाएगी। तो ये होता है बेसिकली एक पैटर्न जिसमें बोन ऑर्गेनाइज होती है ना, इसे एक बार नोट कर लेते हैं, और उसके बाद जो कुछ बचा होता है मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर कुछ बचा है तो, और उसके बाद हम इसे खत्म करते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा, क्वेश्चंस तो आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, और यहाँ से मैं अपना बुक के अंदर से क्वेश्चन ले लेता हूँ, और उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूँगा बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। तो सबसे ये बेसिकली जो मेरे पास बुक है, इसमें नीट के एक तरीके से हमारे पास क्या है, नीट के क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इसमें क्या है हमारे पास एक तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, देख लो, और यहाँ पर पीछे हमारे पास क्या दे रखे हैं, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मैं इसमें से आपको एक तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, थोड़ी देर ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि एक एक्चुअल में इसका बेसिकली हमारे पास मैंने आंसर को कैसे अप्रोच करा। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर बेसिकली आ गया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प्स टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस अ टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पास एक तरीके से इसके ऑप्शन है एडहरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली, गैप जंक्शन एंड एडहरिंग जंक्शन रिस्पेक्टिवली, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली, और एडहरिंग जंक्शन एंड टाइट जंक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो इसने क्या कर रखा है, बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें दे रखी है हमारे पास। सबसे पहला दे रखा है इसने स्टॉप लीकेज, दो चीज़ें बोले इसने, स्टॉप लीकेज, और दूसरा बेसिकली इसने स्टॉप लीकेज लिख रखा है, और दूसरा लिख रखा है हमारे पास कि कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन वाया आयन ट्रांसफर। ठीक है, क्या बोलते हैं हमारे पास, एक तरीके से कम्युनिकेशन वाया आयन ट्रांसफर। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इसने हमारे पास पूछा कि कौन सी सेल जंक्शन हमारे पास स्टॉप लीकेज करती है, और हमारे पास कौन सी हमारे पास कम्युनिकेशन वाया आयन ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है हमारे पास तीन तरीके की जंक्शन होती है। सबसे पहले हमारे पास टाइट जंक्शन होती है, गैप जंक्शन होती है, अडहरिंग जंक्शन होती है। टाइट जंक्शन ये क्या करते हैं, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्यूजन से बनती है, और ये हमारे पास सब्सटेंस के लीकेज को स्टॉप करती है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा भी था कि हमारे पास क्या करती है, लीकेज को स्टॉप करती है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन जो इसने दे रखा है वो टाइट जंक्शन आ जाएगी, यानी पहले हमारे पास टाइट जंक्शन आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसने पूछा कि कम्युनिकेशन वाया आयन ट्रांसफर, जो हमारे पास गैप जंक्शन होती है वो क्या करती है, हमारे पास टाइट जंक्शन हमने स्टॉप लीकेज लिख लिया, गैप जंक्शन क्या करती है, हमारे पास एक तरीके से साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करती है, और हमारे पास क्या करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। जैसे हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास दूसरा सेल है,
इसके बीच में हम पास जो साइटोप्लाज्म है आपस में कनेक्टेड होता है बाय दिस गैप जंक्शन, है ना। इस गैप जंक्शन से क्या होता है, हम पास कनेक्टेड होता है। आयन का ट्रांसफर हो सकता है इस कैनाल से, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो सकता है, एक तरीके से केमिकल्स का ट्रांसफर हो सकता है, मैंने बताया था। तो गैप जंक्शन बेसिकली यहाँ पर क्या करती है, केमिकल का ट्रांसफर करती है, आयंस वगैरह का ट्रांसफर करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। तो ये पूछ रहा कम्युनिकेशन में कौन सी हेल्प करती है, आयन ट्रांसफर में कौन सी हेल्प करती है, तो गैप जंक्शन करती है। यानी टाइट जंक्शन पहला आंसर आना चाहिए, फिर गैप जंक्शन आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है बेसिकली यहाँ पास। और एडहेरिंग जंक्शन आपको पता है सीमेंटिंग में हेल्प करती है, तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर आना चाहिए। तो पहला तो हो नहीं सकता, एडहेरिंग जंक्शन पहले दे रखा है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा वाले में गैप जंक्शन दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता, पहले टाइट जंक्शन आना चाहिए। तीसरे वाले में टाइट जंक्शन दे रखा है और फिर गैप जंक्शन दे रखा है, यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, है ना। सी इसका बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन। एक बार नोट कर लेते हैं, दोबारा देखना हो तो आप दोबारा देख सकते हैं एक तरीके से इसके बारे में कि स्टॉप लीकेज हमारे पास टाइट जंक्शन करती है, और गैप जंक्शन के बारे में हमने पढ़ रखा है कि गैप जंक्शन क्या करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और हमारे पास केमिकल एक्सचेंज में, यानी कि आयंस और मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर में हेल्प करता है, एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक बार इसे देख लेंगे किसका ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास सी वाला है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई, ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई। तो इसने क्या बोला, सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले ये बोलते हैं हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एपिथेलियम, और दूसरा क्या बोल रहे हैं हमारे पास, ब्रश बॉर्डर, ठीक है। और तीसरी क्या बोल रहे हैं हमारे पास, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरी तीन चीज़ें इसने बोली हमारे पास, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई, है ना। तो बात कर लेते हैं कि कौन सा होना चाहिए। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जब मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा था, कि यूजुअली अगर ब्रश बॉर्डर आता है ना, यूजुअली हमारे पास क्या आता है, ब्रश बॉर्डर आता है। तो जब भी आपके पास ब्रश बॉर्डर आए तो सर्च करो कॉलमनार के बारे में, ठीक है। कौन सा कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार, क्योंकि सिंपल कॉलमनार के पास हमारे पास क्या होता है, ब्रश बॉर्डर होता है। सिंपल कॉलमनार के दो हमारे पास मेन फीचर होते हैं, एक तो हमारे पास ब्रश बॉर्डर होना, दूसरा हमारे पास गॉबलेट सेल्स, ठीक है ना। कहीं पर भी आपको ब्रश बॉर्डर दिया है, सिंपल ब्रश बॉर्डर, ठीक है ना, मतलब इसके आगे कोई स्पेसिफिकेशन ना लिखी हो कि बॉर्डर एपिथेलियम, कुछ ना लिखा हो, सिर्फ ऐसे लिखा हो एपिथेलियल सेल विद ब्रश बॉर्डर, है ना, ऐसा लिखा हो, तो आप किसे सर्च करोगे हमारे पास, कॉलमनार को, ठीक है, कॉलमनार को सर्च करोगे। और अगर गॉबलेट सेल लिखा हो तब भी किसे सर्च करोगे हमारे पास, सिंपल कॉलमनार को, क्योंकि ये दोनों जो बेसिकली इसकी स्पेसिफिकेशन है ना, कॉलमनार के अंदर होती है हमारे पास, ये दोनों स्पेसिफिक पॉइंट है कॉलमनार के, स्पेसिफिक फीचर है हमारे पास किसके, कॉलमनार के। लेकिन इसने यहाँ पर क्या करा, स्पेसिफाई कर दिया, क्या कर दिया कि कॉलमनार तो आपने लेना ही नहीं है, क्यूबॉइडल वाला बताओ, क्यूबॉइडल वाला स्पेसिफाई कर दिया, है ना। अगर सिंपल लिखता कॉलमनार, सॉरी सिंपल लिखता एपिथेलियम, क्यूबॉइडल नहीं लिखता, तो हम कॉलमनार के एग्जांपल सर्च करते, सिंपल कॉलमनार के, है ना। लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिख दिया कि क्यूबॉइडल वाले के बताओ, है ना। तो यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कि क्यूबॉइडल में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होता है, पीसीटी, जिसमें हमारे पास ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है। तो यानी इसका ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, पीसीटी। लेकिन अगर लिखा होता सिंपल, क्यूबॉइडल ना लिखा होता, एपिथेलियल लिखा होता और आगे पूरा क्वेश्चन लिखा होता, तो हम सर्च करते हैं हमारे पास किसका, सिंपल कॉलमनार का। तो इसने स्पेसिफाई करके पूछा है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिप्यूल, यानी पीसीटी हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी के बारे में बात कर लेते हैं, ऑप्शंस के बारे में, कि लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन मैंने बता दिया, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगी, तो वो किस में होगी बेसिकली यहाँ पर, सिंपल कॉलमनार में, क्यूबॉइडल के अलावा, है ना। तो अगर यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सिंपल कॉलमनार। हमने शॉर्ट ट्रिक के अंदर बात भी करी थी इसके बारे में। इसके बाद बात कर रहे हैं हमारे पास डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो मैंने आपको बताया था डक्ट्स के अंदर, ट्यूब्स के अंदर हमारे पास स्पेशली कौन सा होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है ना, नॉन सिलेटेड वाला क्यूबॉइडल। लेकिन यहाँ पर तो ये सिलिया वाला पूछ रहा है, इस वजह से ऑप्शन नहीं गया, ठीक है। उस्टीशियन ट्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, उस्टीशियन ट्यूब आपके पढ़ाया नहीं गया एक्चुअल में, कान के अंदर होता है, ठीक है। और जो हमारे पास क्या बोलते हैं उसे, जो आपका हमारे पास ईयर ड्रम होता है, उसके आसपास जो हमारे पास प्रेशर होता है उसे इक्विलिब्राइज करता है ना, मतलब उसे इक्विलिब्रियम में लाता है दोनों तरफ ईयर ड्रम के। तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना, ये हमारे पास एक तरीके से ऐसे उन्होंने ऑप्शन बनाने के लिए डाल दिए। बाकी और जो हमारे पास इसका सही ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा है, सी वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पास कि गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, किससे मॉडिफाई होते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया कि गॉबलेट सेल्स कहीं पर भी आ जाए तो आप क्या लिखोगे हमारे पास, सिंपल कॉलमनार, क्या देखोगे, सिंपल कॉलमनार। तो इसका जो ऑप्शन चला जाएगा मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कौन कौन से ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन है बेसिकली इसका स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, कॉन्ड्रोसाइट्स और कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, बी। मैंने अभी आपको समझाया कि बेसिकली, सॉरी बी,
कि कहीं पर भी आपके पास गॉबलेट सेल आ जाए, कहीं पर भी आपके पास ब्रश बॉर्डर आ जाए, अगर कोई स्पेसिफिक ब्रश बॉर्डर नहीं लिखा, मतलब स्पेसिफाई करके नहीं लिखा कि बॉयडल है या फिर कोई और है ना, स्पेसिफाई करके नहीं लिखा, तो कौन सा जाएगा, मेनली हमारे पास कॉलमनार वाला, है ना। तो ये हमारे पास इसके फीचर होते हैं हमारे पास दोनों सिंपल कॉलमनार के, ठीक है। तो गॉबलेट सेल है तो सिंपल कॉलमनार आ जाएगा। अब इन्होंने सिर्फ कॉलमनार लिख रखा है, इसका मतलब आप सिंपल कंसीडर करके बी को टिक कर दोगे, ठीक है। बाकी को डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वेमस, तो स्क्वेमस वाला तो हो नहीं सकता, स्क्वेमस के अंदर तो वैसे भी सिक्रीशन नहीं होती, गॉबलेट सेल सिक्रीशन करते हैं म्यूकस की, तो स्क्वेमस में तो वैसे भी हमारे पास कौन सा होता है, डिफ्यूजन होता है। सिक्रीशन किस किस में होती है, या तो क्यूबॉइडल में होती है, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोले इसने, गॉबलेट सेल म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और सिक्रीशन किसका काम होता है, हमने पढ़ रखा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसका बनता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये हमारे पास एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली लिख रखा है कि सिंपल क्यूबॉइडल प्लस सिंपल कॉलमनार, ये दोनों इसका बेसिकली हमारे पास क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, यानी म्यूकस सिक्रीटिंग। यानी अगर गॉबलेट के चांस है या तो वो सिंपल क्यूबॉइडल में हो सकते हैं और सिंपल कॉलमनार में हो सकते हैं, लेकिन क्यूबॉइडल में मैंने आपको बता दिया होते नहीं है, ठीक है, इसी में होते हैं, ठीक है। पर अगर फिर भी आपके दिमाग में ना आए तो इन दोनों में सर्च करना, है ना, कि अगर आपको समझना है कि गॉबलेट सेल किस में होते हैं तो इन दोनों में सर्च कर लेना। अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन दिया होगा तो आप उस पर टिक कर देना, वैसे क्यूबॉइडल के अंदर नहीं होते, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या चला जाएगा, हमारे पास गॉबलेट सेल वाले का बी चला जाएगा। अच्छा, स्क्वेमस के बाद इसने सी वाला ऑप्शन दे रखा है कॉन्ड्रोसाइट्स, तो कॉन्ड्रोसाइट्स वैसे भी नहीं हो सकता, कॉन्ड्रोसाइट्स हमारे पास कार्टिलेज के अंदर होते हैं, और कार्टिलेज जब होता है इसलिए यहाँ पास वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू से तो उसका लेना देना नहीं है। और गॉबलेट सेल ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी एपिथेलियल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम वैसे भी नहीं हो सकता, कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, और यहाँ पर तो ये सिक्रीशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिक्रीशन सिर्फ ग्लैंडुलर एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम इनका बनता है, ठीक है, तो कंपाउंड भी नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस विच ऑफ दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, कि ये पूछ रहे हैं हमारे पास कि जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है ना, सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये तो वैसे भी इसने बहुत आसान से क्वेश्चन पूछ लिया। अगर ये स्पेसिफाई करके पूछता कि सिलिएटेड क्यूबॉइडल कहाँ होता है, या सिलिएटेड हमारे पास सिलिएटेड क्यूबॉइडल कहाँ होता है, सिलिएटेड कॉलमनार कहाँ होता है, ऐसे स्पेसिफाई करके पूछता तो क्वेश्चन फिर भी मुश्किल होता है, लेकिन इसने तो पूछ दिया कि सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी किस एपिथेलियम में सिलिया प्रेजेंट होता है, सिंपल पूछ रहा है ना। तो कहाँ पर हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि सिलिया हमारे पास दो ही जगह पर प्रेजेंट होता है हमारे ह्यूमंस के अंदर, फैलोपियन ट्यूब प्लस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना, हमने पढ़ रखा है, मैंने आपको बताया भी था TRACT कि सिलिया हमारे पास दो ही जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो फैलोपियन ट्यूब होगा या फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ने देकर वो ट्रैकिया दे सकता है, आपको पता है ट्रैकिया हो सकता है, ब्रोंकियोल्स हो सकता है, ठीक है, ब्रोंकीज हो सकता है, इनकी जगह कोई स्पेसिफिक दे सकता है, या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर क्या कर सकते हैं स्पेसिफाई करके दे सकता है, ट्रैकिया दे देगा, फैलोपियन ट्यूब दे देगा, ब्रोंकियोल्स दे देगा। तो आंसर को एक बार मैच कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले आंसर है इसके हमारे पास ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब इसके इसका आंसर हो सकता है, ये रहा ब्रोंकियोल्स और ये रहा हमारे पास फैलोपियन ट्यूब। हाँ, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, यानी इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा हमारे पास, ए, क्या ऑप्शन चला जाएगा हमारे पास, एक तरीके से इसका ये ऑप्शन चला जाएगा। अगला चेक कर लेते हैं, बाइल डक्ट एंड ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स तो सही है, लेकिन बाइल डक्ट कहाँ आता है हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास इलिया प्रेजेंट नहीं होता, हमने लिख रखा है सिर्फ दो ही जगह होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब एंड पैनक्रिएटिक डक्ट फिर से दोबारा से हमारे पास कहाँ पर आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इसके अंदर भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा स्टेशन ट्यूब, सलाइवरी डक्ट, तो स्टेशन ट्यूब का तो हमें पता नहीं होता नहीं है, ठीक है ना, होता है कि या नहीं होता स्टेशन ट्यूब में, लेकिन सलाइवरी डक्ट हमारे पास फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो इसके अंदर हमारे पास नहीं होता है ना, इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या चला जाएगा इसके यहाँ पास, ए। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, नहीं तो इसे सिंपल आप डायरेक्टली मैंने बता रखा है इससे भी कर सकते हो, ठीक है। अगला अब इसके लिए हम पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम कौन सा लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज, पूछ रहा है गैप जंक्शन का फंक्शन क्या है। तो हमने बार बार पढ़ रखा है कि गैप जंक्शन का फंक्शन क्या होता है, कम्युनिकेशन लाना, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना, है ना, कम्युनिकेशन लाना, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना, आयंस को ट्रांसफर करना, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करना, मतलब केमिकल एक्सचेंज करना। तो पढ़ लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, नहीं करता, है ना,
सेपरेट नहीं करता, ये तो सेल का जंक्शन होता है, ये तो जोड़ता है। सेल जंक्शन मतलब जोड़ना। जैसे आपने कोई भी जंक्शन अपने आसपास सुना होगा, स्टेशन जो होता है बेसिकली आपस, तो जंक्शन क्या होता है, जो दो सिटीज़ को बेसिकली एक तरीके से ज्वाइन करता है ना, उसे क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो जंक्शन मतलब जोड़ना, तो ये तो सेल्स को जोड़ते हैं जंक्शन जितने भी है, ठीक है। स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकेज हमने पढ़ लिया, ये हमारे पास टाइट जंक्शन का काम होता है। परफॉर्म सीमेंटिंग, सीमेंटिंग हमारे पास एडहरिंग जंक्शंस करते हैं। और आगे क्या गया, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, हाँ ये वाला हो सकता है, कम्युनिकेशन करता है, एडजॉइनिंग सेल्स को कनेक्ट करता है, उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, रैपिड ट्रांसफर में हमारे पास हेल्प करता है बेसिकली हमारे पास। तो डी इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से आंसर हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, टेंडेंस, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट, है ना। देख लेना कि क्या दे रखा है, करेक्ट दे रखा है या इनकरेक्ट दे रखा है। ज़्यादातर गलती होती है करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच में, तो देख लेना कि करेक्ट दे रखा है या इनकरेक्ट दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंडेंस, ठीक है। टेंडेंस स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू दे रखा है, गलत है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है, डेंस कनेक्टिव रेगुलर टिश्यू में, ठीक है। डेंस कनेक्टिव रेगुलर टिश्यू में, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे भी। तो डेंस कनेक्टिव रेगुलर टिश्यू में होता है ना, हमने पढ़ भी रखा है रेगुलर टिश्यू में टेंडन्स और हमारे पास लिगामेंट्स को, तो ये तो नहीं हो सकता। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू तो हमने पढ़ रखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो देख लेते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दे रखा है, नहीं हो सकता, ठीक है। एरियोलर टिश्यू, ठीक है, ये भी हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, दोनों हमने उसी में पढ़े थे। तो ये दे रखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सी ऑप्शन हमारे पास सही है, ठीक है। इसके अलावा चेक कर लेते हैं कार्टिलेज, लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं, कार्टिलेज हमारे पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है हमारे पास, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो एक बार इसे चेक कर लो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला वाला थोड़ा सा डायग्राम बेस ले लेते हैं। तो डायग्राम बेस में आपको दे रखा है कि गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक डायग्राम, गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच, given below is a diagrammatic sketch of a certain type of connective tissue. Identify the parts labeled A, B, C, D and select the right option above about them, ठीक है ना। तो अब बेसिकली इस क्वेश्चन को रीड कर लिया हमने, अभी से डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहली बात तो आपको देखते ही सार पता लग गया होगा, मैंने जब लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने इसकी पिक्चर दिखाई थी आपको कि ये एरियोलर टिश्यू है ना, हमारे पास एरियोलर टिश्यू है क्योंकि सभी तरीके के इसमें सेल्स दिख रहे हैं। तो एरियोलर टिश्यू हो गया। अब स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सेल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें पता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमें पता है ये वाला जो सेल इसने दे रखा है ये फाइब्रोब्लास्ट है, हमारे पास क्या है, हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है ये, इसने दे रखा है हमारे पास ये वाला बी वाला ऑप्शन, यानी बी वाला हमारे पास क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है। बी वाला क्या है हमारे पास, फाइब्रोब्लास्ट। तो ऑप्शन को चेक कर लो, ऑप्शन को चेक करोगे तो हमारे पास ए वाले में है ना, ए वाला हमारे पास ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। ए वाले में देखो, बी वाले में हमारे पास चेक करोगे, ए वाले में, ए वाला जो ऑप्शन है उसके बी में चेक करोगे तो हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट दे रखा है, बाकी कहीं पर भी हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट नहीं दे रखा। तो वैसे तो यहीं से चेक हो गया, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार, वहीं से ऑप्शन हमारे पास मैच हो गया, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं। ए वाला दे रखा है ना, ए वाला क्या दे रखा है आपको, ए वाला कुछ ऐसे दे रखा है ना, ऐसे करके दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, हमारे पास मैक्रोफाजिस होते हैं, मैंने ऐसे करके बताया था कि यहाँ पर एक पार्टिकल होगा, तो मैक्रोफाजिस क्या करते हैं हमारे पास एक तरीके से ऐसे अमीबा जैसे होते हैं, उसके अलावा अराउंड ऐसे करके हमारे पास उससे क्या कर लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे, फैगोसाइटोसिस कर लेंगे, तो हमने पढ़ा था। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मैक्रोफाजिस। ऑप्शन ए दे रखा है हमारे पास मैक्रोफाजिस, ठीक है, मैक्रोफाजिस, ठीक है। अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी के बारे में बात कर लेते हैं। सी वाला कैसे दे रखा है, ये दे रखा है सी, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, ये क्या होते हैं हमारे पास, ये कोलेजन फाइबर है, फाइब्रोब्लास्ट से कैसे क्रिएट कर रहे हैं हमारे पास, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स। डी की बात करते हैं, डी दे रखा है हमारे पास डी, ठीक है ना। तो डी कैसे दे रखा है हमारे पास, एक तरीके से ऐसा करके कुछ दे रखा है, ठीक है, और आसपास ऐसे करके दे रखा है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये दो चीज़ों से मैच कर रहा है ना, दो चीज़ों से मैच कर रहा है एक्चुअली। ये न्यूक्लियस जो है इसकी, इस न्यूक्लियस की वजह से हमारे पास बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। एक्चुअल में तो ये हमारे पास मास्ट सेल है, ठीक है, पर मैंने कैसे निकाला मैं देख के आपको बताता हूँ कि मास्ट सेल क्यों मैंने लिखा है, ठीक है, मास्ट सेल से। लेकिन इसे बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं हमारे पास एक तरीके से। 2 मिनट,
ठीक है। तो मैं क्या कहता है इसलिए यहाँ पर कि बच्चे कन्फ्यूज़ कर सकते हैं मास्ट सेल से, यूजिनोफिल से, फिल से, ठीक है। मैं अभी स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे भी मेरे ख्याल से गलती है स्पेलिंग, यूजिनोफिल्स और मोनोसाइट्स। इन तीनों में बेसिकली बच्चे क्या कर सकते हैं, हमारे पास कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, न्यूक्लियस की वजह से, ठीक है। न्यूक्लियस को ध्यान से देखो तो ये बीन शेप भी दिख रहा है और हमारे पास बायलॉब्ड भी दिख रहा है ना। जो यूजिनोफिल्स होते हैं इनकी जो न्यूक्लियस होती है हमारे पास कैसी होती है, हमारे पास हेडफोन जैसी, ठीक है, या फिर बीन लाइक, तो बीन लाइक भी दिख रहा है आपको हमारे पास एक तरीके से। दूसरा कौन सा दिख रहा है हमारे पास ये बायलॉब्ड भी दिख रहा है, 2 लॉब्स भी दिख रही हैं इसमें, ठीक है। और मास्ट सेल भी इसके यहाँ पास है क्योंकि यहाँ पर सिक्रीशन भी दिख रही है। तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यूजिनोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, या हमारे पास मास्ट सेल है। तो मैंने कैसे चेक करा, देखो देखते ही सारा में पता लग रहा है एरिकुलर टिश्यू है ना। एरिकुलर टिश्यू के अंदर 5 सेल्स होते हैं हमारे पास, मैक्रोफाजिस, फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स हो सकते हैं, इसके अलावा लिम्फोसाइट हो सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या हो सकते हैं, लिम्फोसाइट हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा हमारे पास जो छठा है वो मास्ट सेल हो सकता है ना। तो यूजिनोफिल और मोनोसाइट्स को तो इसमें कहीं पर नाम ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं, WBCs के टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट्स के ल्यूकोसाइट के हमारे पास एक तरीके से टाइप होते हैं ये दोनों, ये सारे हमारे पास ल्यूकोसाइट के टाइप होते हैं, ठीक है। और इसमें से सिर्फ हमने पढ़ा है कि एडिपोज के अंदर सिर्फ L वाला यानी लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है। आप सर्कुलेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में कि मैंने क्या लिख रखा है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो कि हमारे पास हमने इन सभी में से WBCs के अंदर से सिर्फ लिम्फोसाइट वाला पढ़ा है, और लिम्फोसाइट की न्यूक्लियस स्फेरिकल होती है, यानी अगर ये कुछ ऐसा दिया होता तो हम इसे लिम्फोसाइट लिख सकते थे आंख बंद करके, ठीक है। लेकिन ये लिम्फोसाइट नहीं दे रखा, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मैक्रोफाजिस हो गया, एडिपोसाइट मैंने आपको उसकी शेप दिखा रखी है, वो भी नहीं लग रहा है हमारे पास, एडिपोसाइट भी नहीं लग रहा है। इसके अलावा बचा मास्ट सेल है या फिर हमारे पास लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि स्फेरिकल न्यूक्लियस नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, मास्ट सेल। यानी जो मैंने यहाँ पर क्या करा है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड करके इसे टिक करा है, ठीक है। ये यूजिनोफिल्स नहीं हो सकता, ये मोनोसाइट्स नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बारे में तो हमारे पास एरिकुलर टिश्यू के अंदर पढ़ ही नहीं रखा हमने, और ये दे भी नहीं रखा हमारे पास, ठीक है। जो बेसिकली यहाँ पर जो कन्फ्यूजन थी उसे मैंने बता दिया कि कैसे आप डील कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन करके बेसिकली चेक कर सकते हो अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो। यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन हुई तीनों के बीच में, ये मास्ट सेल है, यूजिनोफिल है, मोनोसाइट है, क्योंकि सभी की शेप मैच कर रही है। ये भी हेडफोन जैसी भी लग रही है, बायलॉब्ड भी लग रहा है, मास्ट सेल की तरह यहाँ पर सिक्रीशन भी दिख रहे हैं। तो मैंने कैसे चेक करा कि एरिकुलर टिश्यू है, एरिकुलर टिश्यू के अंदर ये दोनों तो होते नहीं, मास्ट सेल होता है, इस वजह से मैंने चेक कर लिया कि जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो मास्ट सेल होना चाहिए, ठीक है। और इन सब के हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो हमारे पास ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास ख़त्म करते हैं, बस NCERT रीड करके हमारे पास इसके बाद ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन। मास्ट सेल के पास क्या क्या होता है, मैंने बता रखा है, हिस्टामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, हिपैरिन्स हो सकता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, वैसोप्रेसिन एंड रिलैक्सिन नहीं, हार्मोन्स होते हैं, नहीं हो सकता, ठीक है, हार्मोन्स नहीं होते इसके पास। हिपैरिन्स एंड हिस्टामिन, हाँ ये हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है। हिपैरिन्स एंड कैल्सिटोनिन अगेन हार्मोन है, इसके पास नहीं हो सकता। सेरोटोनिन एंड मेलानिन भी हमारे पास एक तरीके से स्किन के अंदर होता है मेलानिन, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। तो इसके अंदर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं, बाकी बाद में ट्राई करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पास हमारी NCERT रीडिंग। और पिछले हमने बेसिकली लेक्चर में हमने पढ़ा था एपिथेलियल जो हमारे पास टिश्यू था उसकी NCERT को हमने पढ़ा था, और आज हम बेसिकली पढ़ेंगे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की जो हमारे पास NCERT है उसके बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे पास हमारी रीडिंग को कनेक्टिव टिश्यू की। और कनेक्टिव टिश्यू जैसे हमने पढ़ा था कि मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी होता है, ठीक है। तो ये हमें पता ही है, हमारे पास हमने पढ़ी रखा था कि मोस्ट अबंडेंट होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे पास किसमें, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर, ठीक है ना। इट इज़ नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ द स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज़। तो हमने पढ़ी रखा है कि ये हमारे पास क्या करता है, लिंक करता है और हमारे पास सपोर्ट करता है बाकी टिश्यूज़ को, इस वजह से इसको हमने क्या दे रखा है हमारे पास नाम, लिंक एंड सपोर्ट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडीज़। इसी वजह से इसे हमने क्या नाम दे रखा है, एक तरीके से स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। क्या नाम दे रखा है इसे हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यू इसे हमने क्या दे रखा है, नाम दे रखा है, क्योंकि ये क्या करता है हमारे पास, लिंकिंग करता है और सपोर्ट करता है हमारे पास अदर टिश्यूज़ को। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड टाइप विच इंक्लूड्स कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज इन ब्लड, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू के हमारे पास टाइप होते हैं, ठीक है।
और इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सिक्रीट फाइबर, ये मैंने आपको पॉइंट लिखवा भी रखा है, बता भी रखा है कि ब्लड के अंदर बेसिकली यहाँ पर फाइबर्स नहीं होती, वही लिख रखा है कि ब्लड के अंदर बेसिकली यहाँ पर फाइबर्स नहीं होती, लेकिन बाकी सभी टाइप्स के अंदर बेसिकली यहाँ पर फाइबर्स होती हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट डाल देना कि एक्सेप्ट ब्लड, ठीक है, ऑल कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास क्या करते हैं एक तरीके से, एक्सेप्ट ब्लड क्या करते हैं, सिक्रीट फाइबर्स, ठीक है। बात करते हैं आगे हमारे पास कि आगे क्या लिख रखा है हमारे पास, द सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन। हमने बात कर रखी है कि कोलेजन फाइबर सिक्रीट कर सकते हैं, इलास्टिन फाइबर सिक्रीट कर सकते हैं। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमने बात कर रखी है कि फीचर्स और फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं फाइबर्स के बारे में, कि स्ट्रेंथन कर सकता है, इलास्टिसिटी बेसिकली उसकी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फाइबर्स की, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना टिश्यू को, ठीक है ना। दीज सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, जो कि हमने बात कर रहा था म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसने सबसे पहली बात फाइबर्स के बारे में बात करी। अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसके हमारे पास एक तरीके से कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारे पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास एक तरीके से म्यूकोपॉलीसेकेराइड, विच अकोमुलेट्स बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। अब कौन सी बात है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कहाँ पर होता है, हमारे पास सेल्स और फाइबर्स के बीच में होता है, इस वजह से बोल रहे हैं हमारे पास एक तरीके से, वहाँ पर एक तरीके से इसने बोल दिया कि वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर दे ये चीज़ कहकर, ठीक है ना। एंड एक्ट एज मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसके बारे में वहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो इसने क्या बात करी पूरे पैराग्राफ में, सबसे पहले इसने बताया कि हमारे पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और हमारे पास क्या होता है पूरी बॉडी में हमारे पास ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और मोस्ट अबंडेंट होता है। लिंकिंग और सपोर्टिंग होता है, इस वजह से इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। ब्लड जो होते हैं वो हमारे पास एक तरीके से फाइबर्स को सिक्रीट नहीं करते, उसके अलावा हर एक टिश्यू के अंदर फाइबर्स होती हैं, ठीक है ना। इसके ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है एक तरीके से मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड यानी म्यूकोपॉलीसेकेराइड और हाइल्यूरोनिक एसिड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास आगे, कनेक्टिव टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, लूज, डेंस और स्पेशलाइज। हमने बात कर ली लूज कनेक्टिव टिश्यू एज फाइबर्स लूजली अरेंज्ड, ठीक है, ये मैंने बताया नहीं था, ठीक है, ये एक बार लिख लेना कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास क्या होता है कि फाइबर्स जो होती है हमारे पास लूजली अरेंज्ड होती हैं, डेंस में हमारे पास डेंसली अरेंज्ड होती है, ठीक है। अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू इसका एग्जांपल होता है, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, हमने पढ़ रखा है प्रेजेंट कहाँ पर होता है, बीनीथ द स्किन। क्या करता है हमारे पास, सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम, हमने बात कर रखी है इसके बारे में भी कि एपिथेलियम को सपोर्ट करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम। हमारे पास ये क्या करता है, हमारे पास एपिथेलियम को सपोर्ट करता है। आगे बात करते हैं हमारे पास एक तरीके से इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, हमने बात कर रखी है एरियोलर जो टिश्यू होता है हमारे पास उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं फाइबर्स को, ठीक है ना। मैक्रोफाजिस होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पास एडिपोसाइट्स भी एडिपोसाइट्स हमारे पास एडिपोस टिश्यू के अंदर होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास प्लाज्मा सेल्स भी पाए जा सकते हैं, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि एडिपोस टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू मेनली बीनीथ द स्किन, ये भी बीनीथ द स्किन होता है, ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर क्या होता है हमारे पास एक तरीके से ये फैट को स्टोर करता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फैट को स्टोर करता है। कहाँ गया, द सेल्स टिश्यूज स्टोर फैट, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू, जो कि बाद में हमारे पास क्या करते हैं एक तरीके से एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। हमने बात कर रखी थी फैट जो बेसिकली यहाँ पास एडिपोस टिश्यू होते हैं ये क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उनके बेसिकली यहाँ पास फंक्शंस के बारे में बता रखा है जो हमने पहले ही पढ़ लिए। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंपैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, अभी डेंस कनेक्टिव टिश्यू पर आ गया, और जैसा कि हमने बात करी थी कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कंपैक्टली पैक्ड होते हैं हमारे पास, क्या कंपैक्टली पैक्ड होते हैं हमारे पास फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, वो चीज़ कह रहा है, ठीक है ना। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शोज रेगुलर या इरेगुलर, रेगुलर भी अरेंज हो सकती है और इरेगुलरली भी अरेंज हो सकती है। डेंस रेगुलर, अगर अभी इसके यहाँ पास रेगुलरली अरेंज्ड है तो उसे डेंस रेगुलर बोलते हैं, और अगर इरेगुलरली अरेंज्ड है तो डेंस इरेगुलर बोलते हैं, ठीक है ना।
इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज, ठीक है ना, प्रेजेंट इन रोज, जैसे कि मैंने बताकर दिखाया था, बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है ना। इसका एग्जांपल कौन से हमारे पास, टेंडन्स जो हमारे पास क्या करते हैं मसल और बोन को ज्वाइन करते हैं, और लिगामेंट्स जो हमारे पास क्या करते हैं बोन को बोन से अटैच करते हैं, इसके हमारे पास एग्जांपल होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। इसमें हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स कैसे होते हैं हमारे पास, ओरिएंटेड, देखो लिख रखा है ओरिएंटेड डिफरेंटली, मतलब इरेगुलर पैटर्न में एक तरीके से अरेंज होते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन, ठीक है ना, यहाँ पर ये कहाँ पर होता है, इसके यहाँ पर स्किन में। अभी बात कर रहे हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की, कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड्स आर वेरियस स्पेशलाइज्ड टिश्यू, हमने बात कर रखी है कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं बेसिकली यहाँ बस। द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाइएबल, ठीक है ना, सॉलिड होता है, सॉफ्ट होता है और प्लाइएबल होता है। ये सॉफ्ट होता है, प्लाइएबल होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। रेजिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है ना। सेल्स ऑफ टिश्यू यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स, इन्होंने एक ही के बारे में बता रखा है, लेकिन एक्चुअल में मैंने आपको तीन के बारे में बताया, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट, ठीक है ना, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो एक्चुअल फॉर्मिंग सेल्स होते हैं इन्होंने सिर्फ उनके बारे में बताया कि जो कार्टिलेज को फॉर्म करते हैं। बाकी एक तरीके से उनके सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, कुछ मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं, कुछ कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करते हैं जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो फंक्शन होते हैं। तो मेन सेल्स के बारे में बात करते हैं तो वो होते हैं हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स, जो हमारे पास कैविटीज़ में एनक्लोज्ड होते हैं विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम। जो मैट्रिक्स वो कार्टिलेज सिक्रीट करते हैं उसके अंदर वो हमारे पास क्या होते हैं, एक तरीके से एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हमने बात करी थी, क्या बोलते हैं हमारे पास, लेक्यूने बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारे पास, लेक्यूने, ठीक है। और अब वो पॉइंट जो मैंने डिस्कस करा था कि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट, जैसे कि मैंने बात करा था कि एडल्ट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, एक तरीके से हमारे पास बोन्स आ जाते हैं, ठीक है ना। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है हमने बात कर ली, टिप ऑफ द नोज़ पर होता है, आउटर ईयर पर होता है, एडजेसेंट बोन्स पर मैंने बात कर दी था, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जो बात करी थी हमने आर्टिकुलर कार्टिलेज वो भी, वर्टिब्रल कॉलम्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमने बात करी थी, लिम्स, ठीक है ना, और हमारे पास एक तरीके से हैंड्स इन अडल्ट्स, ठीक है ना, लिम्स और हैंड्स के बीच में भी हमारे पास क्या होता है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर भी आर्टिकुलर कार्टिलेज की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं बोन्स। तो बोन्स हमने बात कर रखी थी, हार्ड होती हैं, नॉन प्लाइएबल होती हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस हमारे पास कैल्शियम सोल्स के अंदर रिच होता है, ठीक है। ये बात एक तरीके से आप लिख सकते हो, ये मैंने मिस कर दी थी कि कैल्शियम सोल्स के बेस यहाँ पास क्या होता है, कैल्शियम सोल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होगा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब की बोन्स हमारे पास क्या होती है, बनी होती है। तो कैल्शियम सोल्स हमारे पास बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं कोलेजन फाइबर्स, हमने बात कर रखी थी, प्रेजेंट होती है बोन्स के अंदर। द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड इट इज़ द मेन टिश्यू, है ना, इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ऑफ कोर्स ये बात है, स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है, तो स्ट्रक्चरल फ्रेम यानी स्केलेटन का बेस यहाँ पे फॉर्मेशन करता है बोन्स, ठीक है ना। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है, ऑफ कोर्स ये बात हमें पता है। बोन्स की जो हमारे पास सेल्स होते हैं, ये किसकी बात कर रहा है, ऑयस्ट्रोसाइट्स, यहाँ पर भी ये ऑयस्ट्रोसाइट्स की बात कर रहा है, यानी बॉम्ब फॉर्मिंग सेल्स, बाकियों की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमने सभी के बारे में बात करी है। प्रेजेंट इन स्पेसिस कॉल्ड लेक्यूने, ये भी लेक्यूने में प्रेजेंट होती है। लिम्ब बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग सर्व वेट बेयरिंग फंक्शन। जो लिम्ब बोन्स होती हैं हमारे पास वो क्या करती हैं, हमारे पास उनका वेट बेयरिंग फंक्शन होता है। दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल्स। बोन्स हमारे पास ऑफकोर्स से बात है, हम आगे मसल्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि स्केलेटल मसल्स बोन्स से हमारे पास जॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बोन्स हमारे पास क्या करती है, मसल से भी अटैच्ड होती हैं। तो कौन से मसल से हमारे पास, स्केलेटल मसल से अटैच्ड होती है, जो उन्हें मूवमेंट में हमारे पास हेल्प करता है, ठीक है ना, उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना कि द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, है ना। एक्चुअल में ये बात ट्रू तो है, लेकिन एडल्ट्स के अंदर ट्रू है ना। अगर मैं बात करूँ एम्ब्रायो के अंदर या फीटस के अंदर बेसिकली, तो वहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे पास इरेथ्रोपोइसिस यानी ब्लड का फॉर्मेशन, हीमोपोइसिस, है ना, ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये बात सही तो है, लेकिन हमारे पास एडल्ट्स के अंदर है, ठीक है। बाकी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे पास एक तरीके से सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। अब ब्लड की इन्होंने थोड़ी सी बात कर रखी है, हम ब्लड को वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स WBCs होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है ना। आगे ये बोल रहा है कि हमारे पास, हम इसे कहाँ डिस्कस करेंगे, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। तो इतना ही था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। इसमें से जो मैंने पॉइंट मिस करे वो एक बार नोट कर लेना, और बाकी सबको एक तरीके से आप देख लेना, एक बार दोबारा से इसकी हमारे पास रीडिंग ले लेना। बाकी इसकी मैंने NCERT हमारे पास पढ़ा दी है, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इस NCERT को, शुक्रिया।